चलो बच्चों फॉर्मली शुरू करते हैं अपनी क्लास। और सबसे पहले आपकी आज आपको गुड मॉर्निंग। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 बच्चों की फरमाइश है कि क्लास में सॉल्व कर दिया जाए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलो सॉल्यूशन 16। एक काम करेंगे आप, चलो छोड़ो मैं ही पढ़ दूंगा यहाँ पे। In an economy, the following transactions take place. A sells good of ₹20 crore to B. A ने किसको बेचा? B को बेचा। A ने किसको बेचा? B को बेचा। और सुनो ना, देखो ये वैल्यू एडिड निकाल रहा है ईच फॉर्म का। ये जो A और B चल रहा है ना, भले ही यहाँ पे लिखा नहीं है, ये क्या है? फर्म है। क्या है? फर्म है। एक फर्म A है और एक फर्म B है, ऐसे C और D भी रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो A ने B को बेचा, तो A की तो किस में आएगी? वो वैल्यू ऑफ आउटपुट में। B के किस में आएगा? इंटरमीडिएट कंजप्शन में। चलो यहाँ पे ऐसे हम कर लेते हैं, A B C और D, ठीक है। और इधर लिख लेते वैल्यू ऑफ आउटपुट, इधर लिख लेते इंटरमीडिएट कंजप्शन, इधर लिख लेते वैल्यू एडिड, ठीक है। ये बन गई आपकी टेबल। आगे बच्चों, A किसको बेचता है? B को बेचता है। हाँ बोलो ना, तो उसकी सेल्स में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स टू B। कितना था? 20 था ना, 20। और B की वो किस में आएगा? इंटरमीडिएट में आएगा। तो परचेज फ्रॉम A, हाथ के हाथ एडजस्टमेंट करके चलो 20, ठीक है। आगे क्या बोला है? 30 करोड़ सी को बेचता है और 40 करोड़ हाउस होल्ड को बेचता है। तो सेल्स टू सी भी लिखेंगे, सेल्स टू सी 30 करोड़ और सेल्स टू हाउस होल्ड 40 है ना, 40। जो इसने सी को सेल की है, तो सी की वो क्या रहने वाली है? परचेज फ्रॉम ए। हाँ बोलो ना, परचेज फ्रॉम ए। कितना? 30। पहले समझ लो, बाद में टाइम दे दूंगा आपको, ठीक है ना। सारे बच्चे यहाँ पे समझ लो, पहले इतना समझ में आया आपको? कोई डाउट तो नहीं है? आगे आगे पीछे लैग तो नहीं कर रही है स्क्रीन? ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया। अच्छा सुनो नमन भैया, जो हाउस होल्ड को बेचा हमने, क्या इसकी भी डबल एडजस्टमेंट होगी? नहीं, ये तो हमने किसको बेचा? कंज्यूमर को। हाउस होल्ड बोले तो कंज्यूमर, कंज्यूमर फर्म नहीं है। लेकिन ये जो एबीसी चल रहा है, ये कौन है? फर्म है। तो जो फर्म को बेचा है उसकी डबल एडजस्टमेंट हो रही है। एंड गुड्स वर्थ ₹10 करोड़ रिमेन अनसोल्ड। कह रहे हैं कि 10 करोड़ का क्या बच गया? जो प्रोड्यूस तो हुआ है लेकिन वो स्टॉक बिका नहीं है, यानी कि चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक किसका पार्ट होता है? बीओ का पार्ट होता है। तो इधर लिख देने का मेरे को, अनसोल्ड स्टॉक। कितने का था? 10 का था ना, 10 का, ये इधर ले लिया। चलो आगे, अब बी के बारे में बता रहा है वो, नहीं और कुछ भी बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फॉर्म ए इज एज्यूम टू बी 0। इसका जो फॉर्म ए का जो इनपुट है वो क्या है? 0 है। ये बिल्कुल वैसा नहीं हो कि जैसे मैंने आपको फार्मर वाला एग्जांपल दिया था। हाँ बोलो ना, कि उसका इनपुट तो कुछ नहीं लगा और आउटपुट जनरेट हुआ है। चलो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? नील या 0 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। चलो इसका वैल्यू एडिट निकाल सकते हैं अपन लोग। कैसे निकालेंगे? ये टोटल कितना हुआ? 20 और 30 50 और 40 90 और 1 100, ठीक है ना। तो 100 हो गया और ये 0 है इधर, तो ये वैल्यू एडिट इसका कितना आ जाएगा? एक आंसर तो आ गया, यही पूछा था ना उसने, वैल्यू एडिट निकालना हर एक फॉर्म का। एक आंसर आ गया। ऐसे ही अभी बी के लिए काम करेंगे। बी सेल्स इज आउटपुट वर्थ ₹40 करोड़ टू सी। बी किसको बेचता है? सी को बेचता है। तो बी में लिखेंगे सेल्स टू सी, सेल्स टू सी। कितना कितना बोला इसने अभी? 40। तो ठीक है, सी की किस में आएगा? परचेज में आएगा। परचेज फ्रॉम बी कितना? 40, इधर वाले कॉलम में। समझ में आ रही है बात? आगे क्या बोल रहा है? 60 करोड़ का किसको बेचा इसने?
डी को बेचा, ठीक है, तो सेल्स टू डी 60, और डी की क्या हो जाएगी वो, परचेज फ्रॉम बी, कितना 60, कितना हो गया। नेक्स्ट है एंड 50 करोड़ टू फाइनल कंजप्शन, यानी कि कंज्यूमर को बेचा होगा, तो इसका तो सिंगल एडजस्टमेंट होगा, सेल्स टू कंज्यूमर्स 50 करोड़, सेल्स टू हाउस होल्ड लिख लो चाहे कंज्यूमर लिख लो 50 करोड़। इतनी बात सही है, कोई डाउट तो नहीं है आपको बच्चों, आगे चल सकते हैं क्या। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अभी क्या है। सी सेल्स हिज आउटपुट वर्थ रुपीज 100 करोड़ टू डी, सी किसको बेचता है, डी को बेचता है, तो सी के किस में आएगा वो, वीओओ में, सेल्स में, और उसके डी के परचेज में आएगा, तो सेल टू डी, सेल्स टू डी 100 का था ना, 100 का, और डी की किस में आ जाएगा, परचेज फ्रॉम सी 100। अच्छा 100 करोड़ का इसने हाउस होल्ड को बेचा, सेल्स टू हाउस होल्ड, ये 100 का, इसका डबल एडजस्टमेंट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट है इसने एक्सपोर्ट भी किया बच्चों, ये अच्छा खासा पॉइंट देखने वाला है। अभी ऐसे मत सोचना कि सेल दी है तो एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे, ये भी तो देख लो सेल किसको की है, सी ने सेल की है किसको, डी को, ठीक है ना, 100 का, ठीक है ले लिया, हाउस होल्ड को किया है, मुझे पता है एक्सपोर्ट भी किया है। अब ये तो बताया नहीं ना उसने कि जो डी है वो कौन फॉरेनर है, कहाँ का है, तो हम तो यही का मान के चलेंगे कि डी यहाँ का बंदा है, तो डोमेस्टिक सेल्स है। हाउस होल्ड को बेचा वो भी डोमेस्टिकली बेचा हुआ, एक्सपोर्ट को अलग से लेंगे, समझ में आ रही है बात, तो यहाँ पे लेंगे, ये क्वेश्चन अच्छा है, एक्सपोर्ट भी काउंट करेंगे 100 का, और इसका सिंगल एडजस्टमेंट होगा एक्सपोर्ट 100 के, ठीक है, और कहीं इस पे एडजस्टमेंट इसका होगा नहीं। नेक्स्ट है डी किसको बेचता है, हाउस होल्ड को बेचता है 300 का, और 100 का गवर्नमेंट को बेचता है, 300 और 100, सेल्स टू हाउस होल्ड और सेल्स टू गवर्नमेंट, सारे नंबर्स लिख दिए ना मैंने, बस फाइनली नक्की हो जाएगा। 6 5 11 और 4 15, 150 ये हो गया टोटल, 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा 130, ये कितना हो जाएगा 300, 300 में से 70 जाएंगे तो 230, ठीक है, और इधर ये कितना होगा 400, 400 में से 160 जाएंगे तो 240, यही आ रहा है ना आंसर, 100 130 230 240, 100 130 230 240, ये है बच्चों क्वेश्चन। एक और पार्ट है इसका, पहले ये अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, उसके बाद करा लो, थोड़ा मैंने, हाँ प्रॉपर नीचे प्रॉपर लाइनिंग वगैरह डाल के नहीं किया, आप प्रॉपर कर लेना इसे, बाकी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया हो ना आपको। मैं तो कहूंगा कि टेबल बना के करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, अपनी मर्जी से कोई बात नहीं, मेरी इसमें कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ही करो, जैसे बाकी आपको सही लगता है वैसे करो, मुझे क्या सही लगता है, मुझे तो टेबल में सही लगता है, तुम मेरे को बोलो इसको इंग्लिश में सोल्व कर दो, शायद मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि डबल एडजस्टमेंट होती है ना भाई, अब टेबल बना के तो डबल एडजस्टमेंट हाथ क्या तो जाती है, इसकी सेल है तो इसकी परचेज होगी, इंग्लिश में लिखोगे ना बड़ा 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 3 4 पेज भर दोगे, टाइम ज्यादा लगेगा, और कोई एश्योरेंस नहीं कि आंसर सही आ जाएगा, वापस से चेकिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे तो बिल्कुल एक एक एडजस्टमेंट हाथ के हाथ करते चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, टेबल बना के एकदम मस्त बिल्कुल बिंदास आंसर आएगा, और
5 ही मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। मेरे को तो बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ रही थी। जब भैया आप आपके सामने पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर, आप तो लिखते जाओगे ना सीधा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, सीधा 5 मिनट में नक्की। इंग्लिश कर दोगे बहुत ज्यादा, ज्ञानी बाबा बन जाओगे, होगा कुछ नहीं। ठीक है, एक आंसर रह गया इसमें, इसने एक और चीज पूछी है, कर लो पहले, नोट कर लो इसे। इसमें एक काम और कर सकते हो बच्चों, थोड़ा और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। जैसे मैंने ये बनाए ना, VOO का और IC का कॉलम बनाया, ठीक है ना, इनमें आप ना इनके अंदर इंटरनली दो दो कॉलम बना सकते हो। जैसे उसने बोला सेल्स टू बी, तो मैंने इसके सामने लिख दिया 20, फिर सेल्स टू सी 30, ऐसे हाउस होल्ड, और ऐसे चेंज इन स्टॉक, ऐसे करके वो तो अंदर हो गया, और उसका फाइनल टोटल फिर ये इधर आ गया। समझ में आ रही है बात? फिर हमने इस ऐसे इधर करने का, इधर भी दो ही कॉलम करने का, जैसे ये है ना, तो उससे करके थोड़ा और प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगी। बाकी आपको जैसे सही लगता है वैसे। हाँ जी बच्चों, कर लिया नोट आपने? आगे चल सकते हैं? अरे भाई इधर सुन ले, ठीक है ना? ये बता, समझ में आया तेरे को? क्या समझ में आया? इसमें क्या निकालना था? एक स्केल लेके क्या करेंगे? एक स्केल लेके लाइन खींचेंगे पहले। बहुत बढ़िया। और बोल दिया? आदमी का बोल दिया। हाँ जी। ओ भाई साहब, क्या कीजिएगा? निकालना क्या है बस ये बता दे। हाँ। वो एक कहावत है ना, हम भी तो जाने अपने बछड़े के दांत। वैल्यू एडिड निकालना है इसमें। क्या निकालना है? ये तो मैंने पूछा नहीं किया कैसे, मैंने बस यही पूछा कि क्या निकालना है। वो क्वेश्चन में देख के पता पड़ सकता था। नालायक, दिमाग ही नहीं है तेरा इधर। दिमाग तो उसमें लगा रखा हो, देखिए क्या कह रहा, बाहर, बाहर कैसी आवाज आ रही। हाँ। ये क्वेश्चन को मार्क क्यों किया है भैया आपने? एक तो इस एक्सपोर्ट की वजह से, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो चाहे तो, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। अभी सोचो सेल्स दे रखी है यहाँ पे, तो एक्सपोर्ट नहीं लेने का। सेल्स उसने स्पेसिफिक दे रखी है, तो एक्सपोर्ट लेने का इधर। एक इसकी वजह से, इसने क्या निकलवाना है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकलवाना है। एक बार आपको बचपन में याद होगा, मैं वैल्यू एडिड पढ़ाते पढ़ाते जब उसकी नोट्स पढ़ा रहा था, तो बीच में अजीबोगरीब से एक नोट आया था,
बता तो दिया था मैंने तुम्हें वहां पे, लेकिन फिर बोला चलो जब आएगा फिर तभी थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। आ जाओ दिखाता हूँ। मेरा टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर। टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है इनकर्ड बाय हाउस होल्ड जो किसने किया है, खर्चा किसने किया है, माने प्राइवेट पार्टी ने, एंड द गवर्नमेंट, और किसने किया है, गवर्नमेंट ने किया, ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट फर्म्स, जो उन्होंने अलग अलग फर्म से क्या किए है, परचेज किए हैं। कुल मिलाकर के इसमें हमें क्या करना है, जो किसने खर्चा किया है, हाउस होल्ड ने, और जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है वो लेना है। एक बात बताओ, जो फर्म ने हाउस होल्ड को बेचा है और गवर्नमेंट को बेचा है, फर्म का तो वो क्या है, कलेक्शन है, रेवेन्यू है, वैल्यू ऑफ आउटपुट है, लेकिन जिसको बेचा है उसके लिए तो क्या है, खर्चा। तो मैं अगर वो देख लूं कि फर्म ने हाउस होल्ड को और गवर्नमेंट को कितना बेचा, उसको टोटल कर दूं तो क्या निकल जाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, सिंपल। लेकिन ध्यान से सुनना बच्चों, जो एक फर्म ने दूसरी फर्म को बेचा है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं होगा, उसका रीजन भी सुन लो, बिकॉज वो तो इंटरमीडिएट हो जाएगा ना। ठीक है, अब करो कैलकुलेट, इधर ही हो जाएगा कैलकुलेट, जो मैंने किया था ना अभी उसी में से हो जाएगा कैलकुलेट। ये देखो, इसमें देखो, सेल्स टू बी, केवल सेल्स को देखना है, हमें किसको देखना है, सेल्स को। सेल्स टू बी लेंगे क्या, अरे बी फर्म है भाई, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए लेंगे, नहीं लेंगे। सेल्स टू सी लेंगे क्या, नहीं लेंगे। सेल्स टू हाउस होल्ड लेंगे क्या, हाँ लेंगे, क्योंकि ये हमारी तो सेल है लेकिन अगले का खर्चा है, और हमें तो कंजप्शन निकालना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख के निकाल देंगे हम। अनसोल्ड स्टॉक का कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज ये अभी बिका ही नहीं है, खर्चा हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक तो ये लेंगे हम, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, सेल्स टू हाउस होल्ड, ये है ग्रीन कलर में। नेक्स्ट है, परचेज का तो कुछ नहीं करने का, अपने को तो केवल खर्चा देखने का, सेल। सेल टू सी लेने का क्या, नहीं लेने का। सेल टू डी नहीं लेने का। सेल टू हाउस होल्ड लेने का। नेक्स्ट है, सेल टू डी लेने का क्या, नहीं लेने का। सेल टू हाउस होल्ड लेने का, बिल्कुल। एक्सपोर्ट लेने का क्या, नहीं। देखो कायदे में तो लेना चाहिए, अगर प्रॉपर मॉडल लगाते हो, प्रॉपर मॉडल लगाते हो, फोर सेक्टर वाला। समझ में आ रही है आपको बात, बिकॉज ये भी तो क्या है, कंजप्शन है, छोड़ो। लेकिन उसने अब क्या किया, उसने बोला गवर्नमेंट का, केवल किसका, प्राइवेट पार्टी का, हाउस होल्ड का, तो वो लेंगे, तो एक्सपोर्ट को यहाँ पे अभी आप साइड कर दो। नेक्स्ट है बच्चों, सेल्स टू हाउस होल्ड, ये लेंगे क्या, लेंगे। नेक्स्ट है, सेल्स टू गवर्नमेंट, इग्नोर कर दे या ले ले, ले लेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का खर्चा है। देखना ये ग्रीन वाले एड ऑन करके देखो कितना आ रहा है, 590। 590 की 540, मैं ही कर लेता हूँ, तुम्हारा क्या भरोसा, 90, अच्छा हाँ 590 आएगा, कितना आएगा, 590 इज द राइट आंसर। नीचे हेडिंग डालना, चाहे तो देखो सबसे बेटर तरीका तो ये है कि सबसे पहले कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखो, यहाँ पे क्या होता है, वही 2 लाइन में, जैसे मैंने ऊपर नोट लिखा था ना, वो लिखो कि एक्सप्लेन कर दो कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, और उसके बाद बताओ कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, लिखते जाओ बस सीधा, ज्यादा कोई भूमिका नहीं बनानी है। सेल्स टू हाउस होल्ड है ना, ऐसे सारी सेल इकट्ठी लिख लेना, हाउस होल्ड वाली, जैसे कि 40 है, एक 50 है और एक 100 है, तो 190 हो जाएगी, सॉरी, और 300 नीचे भी है, तो कितनी हो जाएगी, 490 है, और प्लस सेल्स टू गवर्नमेंट कितनी है, 100 है, 100 वो हो जाएगी, तो टोटल आंसर आ जाएगा 590। मुझे नहीं लगता अभी इसमें कोई डाउट होना चाहिए, टेस्ट में आके तो कर दोगे क्वेश्चन को। भैया कोई हिंट है क्या, मुझे क्या पता, लेट्स सी, देखते हैं क्या रहने वाला है। बोल तो दिया। क्वेश्चन नंबर 17 मैं कर रहा हूँ कि एक बार ट्राई करोगे, भैया ट्राई तो करना बनता है, अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर देखते हैं अभी क्या आएगा बच्चों का, कितना है, 200, चलो देखते तेरा कितना आया। हम्म,
अभी नहीं किया तो मत बता। पी किसको बेचती है? क्यू को। और क्यू किसको बेचती है? आर को। कितनी फर्म हो गई? 3। और आर ने क्यू ने किसको बेचा? आर को। कितने का बेचा? 600 का। तो उसके वैल्यू ऑफ आउटपुट में आ जाएगा। क्यू का जो वैल्यू एडिड है वो आधा है। किसके वैल्यू एडिड के? पी के वैल्यू एडिड के। तो पी का वैल्यू एडिड कितना मान लो? एक्स मान लो, 12 मान लो, एक्स मान लो। और इसका कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। और p का जो वैल्यू ऑफ इनपुट है वो कितना है? 0 है। तो आपको ये पता लगाना है कि p ने q को कितना बेचा। टेबल बनाई होगी। हो गया? नहीं हुआ? करो भाई, 2 मिनट का समय आपके पास, ट्राई करो। अगर ट्राई करते करते आपको कुछ हिंट्स मिल रहे होंगे तो 2 से 5 भी कर सकते हैं। ऐसा समझो मैथ्स का क्वेश्चन है ये। सबसे पहला कर्तव्य आपका कि जो इसने दिया है वो लिख लो, सारा डेटा चिपका दो। क्यू का यहाँ से बात बन जाएगी, क्यू का जो वैल्यू एडिड है वो हाफ है। किसके वैल्यू एडिड के? पी के वैल्यू एडिड के। तो पी का वैल्यू एडिड कितना मानेंगे आप? एक्स मान लो। हाँ बोलो ना। और क्यू का कितना हो जाएगा? x/2। अब देखो कुछ लिंक मिलेंगे। कुल मिला के x की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगा। जो x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू एडिड है किसका? p का। और क्योंकि p का इनपुट क्या है? 0 है, तो जो इसका वैल्यू एडिड है वो इसकी क्या होगी? वैल्यू ऑफ आउटपुट होगी। समझ, अब करके देख लो वैसे भी। वो इधर इधर लाके से इक्वेशन को सॉल्व करके वी ओ ओ माइनस आई सी इज इक्वल टू क्या होता है? वी ए होता है। और आपको क्या निकालना है? वी ओ ओ। तो वी ओ ओ इज इक्वल टू वी ए प्लस आई सी होगा। आई सी 0 है तो वो सेम ही तो रहेगा। हो गया भाई बच्चों? नहीं हुआ?
त्यागी जी नहीं हो रहा। सॉल्यूशन 17। इन एन इकोनॉमी इंडस्ट्री पी सेल्स आउटपुट टू क्यू। पी किसको बेचती है? क्यू को। पी किसको बेचती है? क्यू को। ठीक है। क्यू सेल्स आउटपुट टू आर। क्यू किसको बेचती है? सेल्स टू आर। ऐसा। और कितने का बेचती है? 600 का। तो इधर कितना लिख दूं मैं? यहाँ पे 600 लिख दूं। आगे Q's वैल्यू एडिड इज हाफ ऑफ P's वैल्यू एडिड। Q का जो वैल्यू एडिड है वो P के वैल्यू एडिड के कितना है? हाफ है। तो P का ही मानो। लेट वैल्यू एडिड ऑफ P, लेट वैल्यू एडिड ऑफ P इज, एक पॉइंट तुम मिस कर रहे हो बस। तुम बोलोगे अरे भैया बस यही तो मिस कर रहे थे, हो गया। let value added of P is x, so the value added of इसका Q is x by 2। से yes or no? कोई डाउट तो नहीं है? Q के वैल्यू एडिड में इधर लिख दूं x by 2। हाँ बोलो। इसकी वैल्यू नहीं, इच्छा क्या है, लिखना ही पड़ेगा। इसके वैल्यू एडिड में P के वैल्यू एडिड में कितना लिख दे? x लिख दे। अभी तक का डेटा ये तो चल रहा है, इतना तो तुमने भी कर लिया होगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। Assuming P's value of input is 0, P का वैल्यू एडिड वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है? 0 है। यही तो बोल रहा है, ये 0 है। P का वैल्यू ऑफ इनपुट 0 है। क्या कह रहा है? कैलकुलेट हाउ मच P सेल्स टू Q। P ने Q को कितना बेचा है वो पता लगाना है, यानी कि ये पता लगाना है। हाँ बोलो ना, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा ध्यान से सुनो बच्चों, जो ये P बेचता है Q को, P बेचता है Q को, समझ में आ रही है बात? ये मेरे को निकालना है इधर जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है। और इसका आईसी कितना है? 0 है। आईसी कितना है? 0 है। जब मेरे को इसका वैल्यू एडिड पता है, वो कितना है? x है। तो अगर मैं अभी ऐसे ही अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना चाहूं, नंबर में तो नहीं निकलेगा, लेकिन वो पता पड़ जाएगा ना मेरे को कितना रहेगा। कितना रहेगा बोलो? अगर मैं इस वाले के लिए, इसके लिए मैं ये ऐसे लिखता हूं, VOO माइनस IC इज इक्वल टू वैल्यू एडिड। तो इसको तो एज इट इज लिख लो, VOO को माइनस IC कितना? 0 इज इक्वल टू वैल्यू एडिड कितना? वेरी गुड। तो ये 0 उधर जाके प्लस हो जाएगा। क्या प्लस होगा रे, 0 है। VOO इज इक्वल टू x। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये तो बोला था, अल्टीमेटली मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। निकल गई नमन भैया? अरे नहीं निकली, अभी बात पूरी कहाँ हुई है, सुन तो लो। ये कर रहा हूं मैं फॉर किसके लिए? P के लिए। कैलकुलेशन मैंने किसके लिए करके दिखाई? P के लिए। टेबल को फिल करना है, लिंक अपने आप मिल जाएंगे आपको। ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा है इसको x लिख दूं मैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? बोलो। आवाज नहीं आई आपकी, मैं आगे ही नहीं चलूंगा जब तक। अगर इसको x लिख दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया x कैसे आएगा।
पी किसको बेचता है बेटा? ये मिस कर रहे हो आप। पी किसको बेचता है? क्यू को। और जब पी बेचता है क्यू को एक्स का, तो क्यू का वो क्या रहेगा? एक्स। बोलो ना, आई से रहने वाला है। बस यही तो आपको छूट रहा था। मैं तो पहले कह रहा था कि एक ही तो चीज छूट रही है बस आपसे। नीचे वाली इक्वेशन को यूज करो। ये देखो 600 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। यही तो आंसर है बस। क्यों त्यागी जी? यही तो मिस हो रहा था बस, कि जो P किसको बेचता है? Q को बेचता है। P जो बेचता है वो X है, तो जो Q को बेचा, Q का IC कितना रहने वाला है? X। नीचे वाली इक्वेशन बना लो। 600 में से X घटाओगे पारस, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से IC घटाओगे, तो वो वैल्यू एडिड के इक्वल आना चाहिए। वो वैल्यू एडिड कितना है? X बाय 2। सिंपल। X की वैल्यू निकल जाएगी और बस ये हमें XC तो निकालना है। हाँ बोलो ना। फाइनली इसको प्रॉपर प्रेजेंट कर देना। कल मैं रजिस्टर देखूंगा आपका। सारे इसके न्यूमेरिकल हो जाएंगे ना 18 19 तक, तो यहाँ तक रजिस्टर चेक करूंगा मैं आपका। समझो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है तो कुछ नहीं वैसे इसमें, लेकिन फेल जरूर जाओगे आप। तो इसलिए बच्चों प्रैक्टिस करना अच्छी होती है कि यहीं पे प्रैक्टिस कर लो। अगर ये एग्जाम में आएगा ना, तो कम से कम दिल को इतनी तसल्ली रहेगी, हाँ भाई क्वेश्चन देखा हुआ है। ऐसे नहीं ओ भाई ये पता नहीं क्या दे दिया, छोड़ इसे, ये नहीं होने का मेरे पे। ये तो दूसरे ग्रह से आया है, ये तो देखा भी नहीं आज तक ऐसा क्वेश्चन। तो आधे को तो ये नहीं समझता ये वैल्यू एडिड का क्वेश्चन भी है क्या, सिलेबस में भी था क्या कहीं? बस ये इक्वेशन ही बनाने का खेल है, बाकी ना क्वेश्चन में दम है, ना लेंथ है, कुछ भी नहीं है। कुछ तो हो। आगे कर लोगे, सॉल्व करके दिखाऊं इसे? फॉर क्यू अगेन वही VOO माइनस IC इज इक्वल टू वैल्यू एडिड। VOO कितना? 600। IC अभी हमने देखा कितना था? X था। और इज इक्वल टू वैल्यू एडिड X अपॉन 2। ठीक है, ये 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, उधर डिवाइड में 1200 माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। हाँ बोलो। 1200 इज इक्वल टू एक्स इधर ही, और वो 2x इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1200 इज इक्वल टू वॉट? लैग कर रही है कि x इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 3, और x इज इक्वल टू 400। तुम तो 200 बोल रहे थे कौन? मैं 200 के बहकावे में हूँ जब से। नहीं हो जाता नहीं है तो कर दिया भाई। हो जानी करना पड़ता है, ऐसे कोई ना होता है। x इज इक्वल टू 400। फाइनली एक लाइन लिख देना। सेल्स x को कहाँ पे x माइनस में? अच्छा, तब भी हो जाएगा। माइनस एक्स है तो उधर वो प्लस एक्स हो जाएगा, उधर एलसीएम लेना पड़ेगा। वैसा कर लो, मर्जी आपकी, कैसे भी कर लो। वो 2x वो तब भी वही बनेगा, 3x/2 बनेगा वो। वैसे भी कर सकते हो आप, वो तो बस कैलकुलेशन करने का है। पारस हो गया। आगे कन्याओं।
समझ में आया? तुम्हारी कहाँ पे मिस्टेक थी? बहुत अच्छा। त्यागी जी, एक्स तो वहां तक हो गया था, फिर आगे नहीं हुआ। हाँ भाई कन्हैया, आगे समझ में भाई साहब? आयुष कुमार, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी 20 कहाँ पे चला गया मैं, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से करो बच्चों, ट्राई करो एक बार। हाँ टेबल ही बनाने का हो जाएगा यार, बहुत सिंपल है, एक एक लिखते जाओ होता जाएगा। ऐसे 19 भी बहुत इजी है, लास्ट है ना 19। हाँ जी, दोनों ही लगा दिए मैंने स्क्रीन पे। हाँ जल्दी करो, फिर मैं प्रिकॉशन भी पढ़ाने मेरे को आज। जीडीपी एट एमपी निकल कैसे निकालेंगे? जीडीपी एट एमपी निकालेंगे, सबका वैल्यू एड ऑन कर देंगे तो क्या आ जाएगी, जीडीपी एट एमपी। इधर जो लास्ट वाले कॉलम में सुनो ना, जो वैल्यू एडिट निकालते हो उसे नीचे में क्या कर देना, सबका टोटल कर देना, तो नीचे लिखना एक अच्छा सा जीडीपी एट एमपी, टोटल उसका जीडीपी एट एमपी होगा, क्योंकि सारी फॉर्म का वैल्यू एडिट किसके इक्वल होता है, जीडीपी एट एमपी के इक्वल होता है। नहीं दिख रहा? 19 भी हो गया खुशी? पिद्दी पिद्दी से क्वेश्चन है। आज जैन साहब को कहाँ छोड़ दिया भाई? दूसरे जैन साहब शादी में। लाइट? क्वेश्चन भी मार्क करते रहना भाई बच्चों, जो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। भैया हमारे लिए तो सारे ही अच्छे हैं। अच्छा आप चाहो तो इनमें से, मतलब जैसे शुरू के 10-15 क्वेश्चन थे उनमें से एक अच्छा सा क्वेश्चन बना सकते हो, जिस सब की एक जो सब में अलग अलग एक एडजस्टमेंट है ना, एक क्वेश्चन ऐसा बना लो उसमें सारे में सारी एडजस्टमेंट में एक ही क्वेश्चन में डाल दो और उसे सॉल्व कर लो, तो बस सारे पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे। ये तरीका हमने सीखा अपने अकाउंट्स वाले टीचर से, विकास सर से नहीं। और आपने भी ऐसे ही करना चाहिए, इवन अकाउंट्स में भी। जैसे जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हर एक क्वेश्चन में ऐसा लगभग 85% कंटेंट सेम रहता है, एक एडजस्टमेंट डाल के वो तुम्हारे परखच्चे से उड़ा देता है, बस उसे ही पकड़ लो, वो एडजस्टमेंट को सारी इकट्ठा करके एक क्वेश्चन बना लो, वो सारी एडजस्टमेंट सोल्व कर लो, तो बस पूरा रिवीजन हो गया आपका। बताओ कितना आया 18th का? 160। वैल्यू एडिट बाय फॉर्म बी का भी उतना ही आया और फॉर्म सी का भी इतना आया। अच्छा इक्वल है, 160 एंड 160। वैल्यू ऑफ इनपुट और फॉर्म बी का कितना, 140, 120। देखते हैं यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है।
सही आ रहा है। नेक्स्ट का कितना रखा है? 19, 580, 50। एक ही तो आंसर निकालना ना इसमें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ ड ना, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क। 550 बताया ना आपने, बहुत ज्यादा फर्क है। 1800 आएगा इसका आंसर। हम्म। जीडीपी एट एमपी कौन से वाले में? 18 में जीडीपी एट एमपी, अच्छा दिया हुआ है इसमें, मेरे को लगा था ए भाई जीडीपी एट एमपी, मैंने सोचा कि निकालना था इसमें। दे रखा है, वो सबका टोटल होता है, वैल्यू एडेड का टोटल होता है, सबका टोटल। बेटा बीच में एक मिसिंग रहेगा ना, अरे ऐसे ही क्वेश्चन बनेगी, नीचे टोटल 520 रहेगा उसका, ऊपर में कोई तो एक मिसिंग रहेगा, वो निकल जाएगा। हाँ, दो होंगे तो फिर उसका डेटा भी दे रखा होगा इधर उधर का, वीओओ और आईसी का डेटा दे रखा होगा ना। भाई अगर ये क्वेश्चन हो रहे हैं ना तुम्हारे को, उसके बाद एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बचता कि जो छूट ना जाए। फिर कैसा भी क्वेश्चन दे दे लेट लेट के एग्जामिनर, पूरा बीन बजा बजा के, तुम भी नाक की तरह नाचना। हाँ, इनकम के भी करेंगे, जब इसके हो गए तो इनकम तो है ही क्या चीज, वो तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ है ये है, वो तो पिद्दी पिद्दी से है ऐसे ही। इनकम मेथड और देन एक्सपेंडिचर, ऐसे इनकम मेथड है। हाँ भाई, तो इनकम मेथड का क्वेश्चन है, चल इधर। ठीक है, ऐसे ही ये ही है जो कुछ करने का है। हम्म। हो गया। 160, 160, 140, 120। हाँ। हम्म। आयुष कुमार भाई, कौन सी मीटिंग चल रही है हमें बता दे, हम भी फोटो वोटो डाल देंगे सोशल मीडिया पे। मैं बात चेंज करके और डिस्कशन कर रहा था ये, और ये कहने लगा आईसी कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा। ए नालायक। दोनों अलग अलग बैठ जाओ तुम। 9 बजे तक का टाइम है। 19 करो, खाली नहीं बैठने का। सारे बच्चे एक बार और अपने घर पे जाकर के इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, जो ये डाउट रहे पूछ लो। अभी तुम इतने स्ट्रांग नहीं लग रहे हो मुझे क्लास में, वरना यार पिछले वाले बैच के बच्चे तो फेंक फेंक के मारते थे आंसर। नॉन फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट बोले तो मशीनरी टाइप, बता रहा हूँ अभी, एक बार 18th कर लेने दो सबको। नॉन फैक्टर में से फिलहाल जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, अरे नॉन फैक्टर में फिलहाल जो दिया है इसने, वो उसमें रॉ मटेरियल की सेंस निकलेगी, आई थिंक सो, कि रॉ मटेरियल पे खर्च किया उसने, मतलब नॉन फैक्टर दिया है ना। फैक्टर कौन से होते हैं आपके? ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। नॉन फैक्टर कौन से होते हैं हमें पता है, नॉन फैक्टर होते हैं रॉ मटेरियल,
तो ये रॉ मेटेरियल आईसी का पार्ट बन जाएगा। समझ में आ रही है ना, यहाँ पे मशीनरी वाली सेंस नहीं निकलेगी इसकी। एटीन हो गया भाई सबका। 19th मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। फर्म ए स्पेंड ₹500 करोड़ ऑन नॉन फैक्टर इनपुट। जो फर्म ए है उसने 500 करोड़ रुपए खर्च किए किस पे? नॉन फैक्टर इनपुट पे। नॉन फैक्टर की यहाँ पे सेंस निकलेगी कि रॉ मटेरियल वगैरह पे उसने खर्च किया है, परचेज किया है, तो आईटी का पार्ट बनेगा ये। और बेचती है ये 600 करोड़ का, तो ये वीओ है। और किसको बेचती है? फर्म बी को। हाथ के हाथ इसकी डबल एडजस्टमेंट भी कर दो। जब ए ने बी को बेचा 600 का, तो उसकी तो सेल्स है, बी की क्या हो गई? वो परचेज हो गई, आईसी में आ जाएगा। और 300 करोड़ का सी को बेचती है, तो हाथ के हाथ इसकी भी करो। सी को सेल्स करी तो ए में तो आ जाएगी सेल्स में, और सी की आ जाएगी परचेज में, माने आईसी में। फर्म बी हुज वैल्यू एडिड इज 1000 करोड़। फर्म बी का वैल्यू एडिड कितना है बच्चे? तो वैल्यू एडिड में लिख देना, वैल्यू ऑफ आउटपुट में नहीं, वैल्यू एडिड में। ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि ये फर्म बी हुज वैल्यू एडिड इज 1000 करोड़ सोल्ड हाफ इट्स आउटपुट टू फर्म सी। ये अपना आधा आउटपुट किसको बेचती है? फर्म सी को। इसको कंसीडर करके चलना, भी याद रखना कि जो फर्म बी है वो आधा माल किसको बेचती है, और आधा किसको बेचती है? डी को। तो फर्म बी ने कितना बेचा? दिया हुआ है क्या इसने? नहीं दिया हुआ है अभी। तो ध्यान रखना, फर्म बी आधा किसको बेचती है? सी को। और आधा किसको बेचती है? डी को। आगे देखें कुछ ना कुछ तो बताएगा ये। ठीक है। फर्म सी एंड फर्म डी सोल्ड इट्स एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। फर्म सी और डी सारा का सारा माल किसको बेचती है? हाउस होल्ड को। और जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है फर्म सी का, वो किसके इक्वल है? फर्म बी के वैल्यू ऑफ आउटपुट के। तो यार सारी चीजें नोट करके बस लिंक मिलेगा आपको, क्योंकि अब मैं लिखूंगा तो तभी पता पड़ेगा क्या क्या चीजें कैसे कैसे है। पढ़ दिया मैंने क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ द डी। वीओओ निकालना है डी का। अब टेबल में पुट करो आप सारा डेटा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देन मैं फिर बनाऊंगा यहाँ पे टेबल। अदरवाइज का हो तो अभी बनाऊं, अभी बना दूं। कम से कम उसके लिए 3-4 बच्चों ने हाँ करनी चाहिए। तू तो अपना इंटरेस्ट देख रहा है। हाँ चलो ठीक है, करा देता हूँ मैं। वर्मा जी भी कह रहे हैं कि भैया हमारा भी ख्याल कर लो। चलो सुनो। सॉल्यूशन 18। फर्म कौन कौन सी है? ए बी सी डी। ए बी सी और डी। 19 है ना? 18 लिख दिया मैंने। 19 ए बी सी डी। ये हो गई आपकी फर्म्स। पर्टिकुलर्स। इधर वैल्यू ऑफ आउटपुट, इधर आईसी, इधर वैल्यू एडिड। तब तक ही आ जाए। क्वेश्चन बोल सकते हो उधर से ही। चलो पढ़ो भाई। फर्म ए स्पेंड करती है 500 करोड़ किस पे? नॉन फैक्टर इनपुट पे। ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टाइप का हो गया। तो 500 फर्म ए के यहाँ पे आ जाएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टाइप, परचेज ऑफ आरएम, रॉ मटेरियल। चलो ठीक है आगे। सेल्स टू बी कितना? 600 इधर आ जाएगा। तो हाथ के हाथ परचेज फ्रॉम ए लिखो, परचेज फ्रॉम ए, परचेज फ्रॉम ए कितना?
600। चलो आगे। हाँ, सेल्स ये कितना करती है सी को? 300 का। तो यहाँ पे लिखो परचेज फ्रॉम ए 300। सही बात। आगे। फर्म बी का जो वैल्यू एडिड है वो कितना है? 1000 है। हो गई, बात बन गई। कितना फर्म बी का बोला ना उसने? बिल्कुल सही बात है। मेरे को ये बताओ, इससे क्या अपन लोग फर्म बी का वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं? कितना आ जाएगा? 400 आएगा बेटा, 1600 आएगा। निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन इज इक्वल टू वैल्यू एडिड। वीओ मिसिंग है तो 1600 आ जाएगा। करके भी देख लो, 1600 में 600 जाएंगे तो 1000 आएगा। समझा क्या? अब आई थिंक मेरे को याद आ रहा है, इस क्वेश्चन में इसने बोला था कि आधा तो इसको बेचता है, आधा इसको बेचता है, कुछ तो ऐसा था। आधा बी को बेचता है और आधा, देखो सुनो सारे बच्चे, बी में तो हमने कर ही दिया भाई, 1600 को बेचता है वो, बस उसकी एडजस्टमेंट उधर कर दो। किधर कर देंगे? इसमें सी में और डी में। आधा तो सी को बेचता है, ऐसा ही है ना मित्तल? ऐसे है ना, आधा सी को बेचता है और आधा डी को बेचता है, तो लिख देंगे ना परचेज फ्रॉम बी। सुनो ना, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे होंगे आई थिंक आप, 800। और परचेज फ्रॉम बी डी में भी लिखेंगे 800, इधर लिख देंगे। मुझे बताओ ये दोनों काम किसने किए थे और किसने नहीं किए थे? कर दिए थे आपने ये दोनों काम, और किसने नहीं किए थे? वेरी गुड, ये ध्यान रखने का, तुमने कर दिए थे। बिल्कुल सही है। आगे वर्मा जी, आगे से ध्यान रखना, ठीक है? जो फर्म बी का, फर्म सी का जो वैल्यू एडिड है वो, इंग्लिश में वापस से पढ़। हाँ, जो फर्म सी का जो वैल्यू एडिड है वो आधा है। किसके वैल्यू एडिड के? फर्म डी के, क्या बी के? डी के। यानी कि जो सी का वैल्यू एडिड है वो आधा है किसका? डी का। मैं एक बार फिर पढ़ लेता हूँ, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। कहाँ पे लाइन? फोर्थ लाइन में। हाँ जी, हाफ ये रहा। वैल्यू एडिड बाय फर्म सी, सी का जो क्या है वैल्यू एडिड है वो आधा है, इज हाफ ऑफ वैल्यू एडिड ऑफ फर्म डी। एक्स मान लो। डी का क्या मानेंगे हम? एक्स मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। सिंपल। आगे। सी और डी टोटल किसको बेचती है? हाउस होल्ड को बेचते हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे। द वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ द फर्म सी इज इक्वल टू द फर्म बीज वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी कि जो सी का है वैल्यू ऑफ आउटपुट और बी का है वो इक्वल है, सी का और बी का। तो पता पड़ जाएगा ना आपको। अच्छा, तो इसका कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। हाँ बोलो ना भाई, ये दोनों इक्वल बोले ना उसने। समझ में आ रही है बात? नमन भैया लिख भी दो इसे। इसका सीधा इसने वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, इधर इसे ऊपर लिख कर, या यहाँ पे लिख देता हूँ चलो, और इधर लिख दो वैल्यू ऑफ आउटपुट, क्योंकि सीधा दिया है उसने, जो कि इक्वल है किसके? बी के। चलो ठीक है। आगे। किसका? फर्म डी का क्या निकालना है? ये निकालना है अपने को। ठीक है। अच्छा जी बच्चों, चलो हो गया। करते कैसे कैसे कैलकुलेट किया आपने? सी वाली इक्वेशन को पकड़ लो और एक्स की वैल्यू निकाल लो, मेरे ख्याल बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी, चलो क्वेश्चन ने तो एक चीज पूछी है, अगर पूरी टेबल भी कंप्लीट करनी बने अगर आपको तो कर देंगे। कर देंगे बच्चों। 600 और 300 कितना ऊपर से लेके चलता हूँ चलो सीधा। हालांकि क्वेश्चन ने इतनी चीजें नहीं पूछी, पूरी कर लेते हैं अपने को, तो नीचे से ही चलेंगे तब भी काम बन जाएगा। 900 और 500 जाएंगे तो इधर 400, ये हो ही गया। अब बस अभी इस वाली इक्वेशन को ले लो 4C, VOO माइनस IC इज इक्वल टू वैल्यू एडिड। 1600 और माइनस ये कितना हो जाएगा? 300 प्लस 800,
पूरा ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू x/2। 1600 माइनस 1100 इज इक्वल टू x/2। 16 दूनी 32, 32 सॉरी, इसे वही कर लेता हूँ ना, 1600 500 हो जाएगा ना ये। हाँ बोलो ना, ये कितना आ जाएगा, 1000 इज इक्वल टू x। ये आ गई x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई। बस ये निकालने गए तो 1800 आ जाएगा। और डी VOO माइनस IC इज इक्वल टू वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड की वैल्यू कितना, 1000, और IC कितना अपने पास 800। ये अपने को निकालना है VO, तो VOO इज इक्वल टू 1800। VOO इज इक्वल टू 1800 करोड़ आंसर। सारी चीजें पुट कर मतलब अगर करनी पड़े आपको, ये 1000, अगर ये बोले तो 500, ये आ गया अपना 1800, बाकी सारी चीज हो गई, पूरी टेबल फिल हो गई। ठीक ठाक है क्वेश्चन बस। हाँ 17वां थोड़ा ज्यादा अच्छा था। ऊपर से दिखाऊं कि नीचे, अब कैसे कर पूरा, इधर ये वाला ना ये फोटो खामे खा तुम्हारे सस्ते सस्ते फोन की स्टोरेज भर रहे हैं। क्यों, होना जाना इनका कुछ है नहीं है, ये तुम्हें पता है, मुझे पता है। ये मन को तसल्ली तो देने वाली बात होती है। तो क्या हुआ रे दादा। नहीं हाँ जी बताओ, हो गए 19 क्वेश्चन। बताओ, करते हो वादा कि घर जाके एक बार फिर देखेंगे आप इन्हें, एक बार रिवीजन कर लोगे इनका तो फिर अच्छे से हो जाएंगे। और अगर अभी छोड़ दिया ना तो फिर बाद में जाके डर लगेगा इनसे थोड़ी से, तो यार ठीक है। हाँ परसों कर लेना, लेकिन कर जरूर लेना। तो के कर लो, परसों कर लो, जब करोगे कर लेना, ठीक है। प्रिकॉशंस पढ़ोगे, हाँ जी, प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यूएटेड मेथड पढ़ लो ना। देखो छोटे छोटे से पॉइंटर्स, प्लीज। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों, जब हम वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो नेशनल इनकम को, तो किन किन बातों का ध्यान करना चाहिए आपको। रिपीट पॉइंट है, ऑलरेडी पता है आपको, पुराने मैंने पहले भी बताए हैं। यहाँ पे जस्ट क्या है ना, वो नेक करना है, इनका रस्म पूरी करनी है, बस वो वाली बात। नहीं हम वैसे ही बता रहा हूँ मैं, पूरा डिटेल में नहीं बता। देखो, द वेरियस प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन द वैल्यू एडेड मेथड आर। अच्छा इसको भी पढ़ा तो उसे तो छोड़ोगे ही नहीं। सुनो प्लीज, अरे इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल। मतलब मेरे बताने लायक, मेरी इतनी उम्र हो गई अब, मेरे बताने लायक पॉइंट है ये। तो कह रहे कि इंटरमीडिएट, अरे नालायक, सारे सारे क्वेश्चन में आईसी माइनस करवा रहा है, अब आगे बोलता है ये ध्यान रखना इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट मत करना। तो भाई कर ही रहे हैं हम, वो वैसे ही कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं कर रहे हैं। Since such goods are already included in the value of final goods, if they are included again, it will lead to double counting. अब तो खुश हो। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखना, ए सुनो प्लीज। द सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये ध्यान देना। द सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। जो खरीदी बेची है किसकी, सेकंड हैंड गुड्स की, वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। बिकॉज ये जब बने थे, क्योंकि हम तो जो नेशनल इनकम लेते हैं वो किस बेसिस पे लेते हैं, प्रोडक्शन बेसिस पे। तो जिस साल में प्रोड्यूस हुए थे उस साल में काउंट कर लेते ना हमने नेशनल इनकम में। अब तो वापस से बिक रहे हैं, वापस से बिक रहे हैं, ठीक है ना।
तो इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, जो आगे लिखा हुआ भी बता रहा हूँ। फिलहाल मुझे बताओ सेकंड हैंड गुड्स में और सेकंड गुड्स में क्या डिफरेंस होता है? मेरे ख्याल से मैं तीसरी बार पूछ रहा हूँ इस बैच में। सेकंड हैंड से होते हैं यूज करे हुए, और सेकंड गुड्स होते हैं उनमें बहुत माइन्यूट सा क्या रहता है, कमी रहती है, जो देखने में पता भी नहीं पड़ती। ठीक है ना। खैर, मैं सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंड हैंड गुड्स की बात कर रहा हूँ। सेकंड गुड्स होंगे तो भाई बने हैं तो बिकेंगे ना, वो आएंगे। सुनो, एज दे वर इंक्लूडेड इन द ईयर इन विच दे वर प्रोड्यूस, क्योंकि ये उस साल में आ चुके होंगे या आ गए थे जब ये बने थे। एंड डू नॉट एड टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि इस साल तो कोई क्या नहीं हुआ है, एड ऑन हुआ नहीं है गुड्स और सर्विसेज में, क्योंकि तो ऑलरेडी थे ना मार्केट में। लेकिन बेटा सुनो ना, जो ये सेकंड, जैसे सेकंड हैंड गुड्स होते हैं, मेरे को एक दो प्लेटफॉर्म बताओ किन पे बिकते हैं सेकंड हैंड गुड्स थोड़ा अच्छा। OLX पे बिकते हैं ना, मैंने आपको एक ऐड भी दिखाई थी आई थिंक, OLX बेच दे। अच्छा एक बात बताओ, ये बेचने के लिए OLX ने तुम्हारे से कमीशन चार्ज किया, तुम्हारे से क्या चार्ज किया? मेरे ख्याल से OLX वाले सेलर से भी लेते होंगे और बायर से भी लेते होंगे, दोनों से लेते होंगे ना, एक से लेते हैं? किसी से भी नहीं लेते? OLX वाले कमीशन नहीं लेते? अरे कैसी बात कर रहे हो? तो फिर उनको इनका मतलब ऐसा इनकम का सोर्स क्या रहता है? अगर एक आईडी से एक से ज्यादा सामान लेते हैं, हाँ तो लेते हैं, मतलब कुल मिला के लेते हैं ना यार। हाँ, मैं भी तो सोच रहा हूँ यार, मेन रेवेन्यू तो यही होना चाहिए कि बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं। तो अब जो भी है कि मतलब एक तुम्हें फ्री दे दिया, दो दे दिया फ्री, लेकिन बाकी तो मेन मॉडल सुनो ना, ऐड आते होंगे उनके उस पे या ट्रैफिक आता होगा, वो सारी चीजें सेकेंडरी है। प्राइमरी मॉडल तो यही है ना कि वो मीडिएटर का काम कर रहे हैं। भाई तुम बायर हो, ये सेलर है, ये बीच में मीडिएटर OLX तुम दोनों को मिला रहा है, तो उसका कमीशन चार्ज कर रहा है। मुझे बताओ, ये जो कमीशन चार्ज कर रहा है OLX, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए नेशनल? भाई ये तो नई सर्विस है, भले ही सेकंड हैंड गुड्स बिकवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कोई ना कि इन बेचारों की नेशनल इनकम मानोगे ही नहीं। ठीक है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पे, हाउएवर एनी कमीशन और ब्रोकरेज, कोई भी अगर कमीशन और कोई भी ब्रोकरेज है किस पे, सेल्स और परचेज पे, ऑफ सच गुड्स, सच गुड्स बोले तो सेकंड हैंड गुड्स की बात कर रहा है, विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, वो आएगी नेशनल इनकम में एज इट इज अ प्रोडक्टिव सर्विस, क्योंकि ये तो प्रोडक्टिव सर्विस है। बोलो कोई डाउट तो नहीं है? ये देखो, ये पहले भी बताया हुआ मैंने आपको, कोई इसमें नया पॉइंट नहीं है। प्रोडक्शन नहीं नहीं, सर्विस वाला पॉइंट है। मैंने, हाँ ये मैंने जब बोला था आपको, मैं जब मैं समझा था, बार बार चिल्ला चिल्ला के सब बोल रहा था, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, ऐसे बोल रहा था ना मैं बार बार। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट इंक्लूडेड, केवल गुड्स इंक्लूड होते हैं। जो आपने प्रोडक्शन किए किसके लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए, गुड्स का, वो तो आएगा नेशनल इनकम में, लेकिन सर्विसेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे तुम्हारी मम्मी इतनी सारी सर्विसेज जनरेट करती है, तुम्हें खाना बना के देती है वगैरह वगैरह, वो सब नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है। कैसे है? वो जो सर्विसेज हम खुद के लिए जनरेट करते हैं वो नहीं आएगी, बिकॉज उनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। ऐसे तो मैंने शायद पहले भी एग्जांपल दिया था आपको कि लेट सपोज तुम अपनी कार धोते हो, नहीं वो सुनो ना, तुम्हारे पड़ोसी कहने लगे हमारी भी धो दे तो बोलो, तुम क्या बोलोगे भाई? हाँ अच्छा, वो कह रहे उसे धो देंगे लेकिन उसकी कार नहीं धोएंगे, समझा ना? बिकॉज भाई तुम अपनी तो धोगे अपनी कार। ठीक है? जान दो, तुम नालायक, इधर देखो। अच्छा भाई होशियार, इधर देख ले, होशियार है भाई तू, होशियार इधर देख ले, हम क्यों होते नालायक। डोमेस्टिक सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ अ क्वीन ऑफ द हाउस, जो घर की रानी होती है, बोले तो हाँ, हमारी जो मम्मी होती है वो बहुत सारी सर्विसेज क्या करती है, देती है। ठीक है ना, पूरी फैमिली को। ठीक है। किचन गार्डनिंग, भाई बहुत सारे लोगों को होता है कि जैसे मम्मी खाना वगैरह तो बनाती है, लेकिन उनको अपनी पूरा जो किचन को है ना भाई, हिम्मत तुम्हारी कि तुम उनके किचन में घुस जाओ। ठीक है ना, एक डब्बा इधर से उधर कर दिया ना तो तुम्हारी जान को आ जाएगी, बाहर निकलो यहाँ से चलो। ठीक है ना, चप्पल लेके चले गए, बाहर निकलो चलो यहाँ से। ठीक है, वैसा। तो किचन गार्डनिंग मम्मी करती है, और या बाकी आप अपने लिए कोई सर्विस जनरेट करते हो, कुछ भी अपने लिए एक्सेट्रा, आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अपने लिए कौन सी सर्विस, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अपनी कार धोते हो, तो सिंस इट इज डिफिकल्ट टू मेजर देयर मार्केट वैल्यू, भाई तुम अपनी कार धो रहे हो अपने मजे के लिए धो रहे हो, तुम्हारा काम कोई ना है कार धोने का, है ना? पड़ोसी आ गया, भाई तू अपनी पे तो पाइप चला ही रहा है, हमारी पे चला दे ऐसा नहीं। ठीक है ना, वो कह रहा है मैं पाइप नहीं चला, सीधा तोप चलाता हूँ। These services are produced and consumed at home.
अरे सुन लो नलायको, ये जो सर्विसेज होती है ये प्रोड्यूस की जाती है, कंज्यूम करी जाती है कहाँ पे, घर पे ही। एंड नेवर एंटर द मार्केट प्लेस, एंड नेवर एंटर द मार्केट प्लेस, ये कभी भी मार्केट प्लेस में नहीं आती, ठीक है ना। एंड आर टर्म्ड एज नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन, इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट पेड सर्विसेज, सुनो ना, अभी क्या किया, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए बहुत सारी सर्विसेज जनरेट करती है, तुम्हारी मम्मी ने बोला, ए नालायको तुम तो ऐसे ही हो, है ना, सुबह से लेके शाम तक तेरे पापा भी ऐसे ही, तू भी ऐसा, तुम सारे ही ऐसे हो, ठीक है ना। क्या मैं इधर कैसे हो, कैसे हो? कह रहे क्या मैं इधर से मैं पागल हूँ कि मैं सुबह से बर्तन मांजू, कपड़े धो, तुम्हारे इस्त्री करो, ये करो वो करो, सुबह से लेके शाम तक मैं नहीं कर रही कुछ भी काम, वो लगा लो, आई लगा लो, ठीक है ना, वो करेगी तुम्हारे काम। अरे बेटा वो बचपन में होती है, अभी तो 55 में आ गया, अभी भी तुझे उसकी जरूरत पड़ रही है क्या? अरे आई नहीं समझता तो काम वाली बाई बोल दो, ठीक है ना, तो वो लगा लो, अभी तुम्हारे तुम्हारे का ना। अरे यार तुम तो, हाँ, तो आई में कोई प्रॉब्लम है? भाई मैंने आई बोला, आई। वैसे अभी थोड़ा उसमें जाओगे ना, बंगाली में जाओगे, तो बंगाली में आई को क्या बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग रहता है, हालांकि कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होनी चाहिए। इधर सुन लो, ओ सुनो, अबे भाई वो देख कितना कॉन्सेप्ट कितना भारी समझा रहा है। अभी मैं बोल दूं ना इसका वैल्यू एडेड हाफ है उसके वैल्यू एडेड की, तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल चुप, जैसे से कुछ नहीं आता। एक आध वर्ड इधर से उधर हो जाए ना तो पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाता से, और वो पूरी प्रोसेस बता रहा है कैसे कैसे उसे समझा रहा है, कह रहे बताइए कैसे होती है प्रोसेस। छपरी इधर देख ओए। हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड दैट पेड सर्विसेज, अगर तुमने कोई पेड सर्विसेज ली, मम्मी ने बोला मैं नहीं मान रही तुम्हारे बर्तन, उधर वो काम वाली बाई को बुला लो, ठीक है ना, मैं झाड़ू पोछा करूं, मैं क्या इसी काम के लिए हूँ क्या, मैंने इतना पढ़ लिख के वो एमबीए की है, मैं तो कुछ अपना बिजनेस स्टार्टअप चलाऊंगी, सब लोग स्टार्टअप चला रहे हैं, मैं शार्क टैंक में जाऊंगी, किस में जाऊंगी, शार्क टैंक में, क्या नालायक हो, तुम्हारे ऐसे कपड़े धोती रहूंगी क्या मैं इधर। इट सुनो, काम वाली बाई को लगा लो, इट मस्ट बी नोटेड दैट पेड सर्विसेज, अगर तुमने कोई क्या ली है, जो काम पहले वही मम्मी कर रही थी, अभी वो कौन कर रही है, काम वाली बाई, है ना, लाइक सर्विसेज ऑफ मेड। तुमने ड्राइवर, पहले तुम गाड़ी अपने आप चला रहे थे तो कोई नेशनल इनकम में कुछ नहीं आना है, लेकिन अब तुमने रख लिया ड्राइवर, ठीक है ना, शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, तो वो किस में काउंट होंगे, नेशनल इनकम में काउंट होंगे। आगे सुन लो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड, करते ही क्वेश्चन में बताया भी था मैंने आपको, गुड्स की जो प्रोडक्शन की है हमने सेल्फ कंजप्शन के लिए वो तो आएगी, लेकिन सर्विसेज नहीं आएगी, ठीक है ना, इन द नेशनल इनकम एज दे कंट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट, क्योंकि जो प्रोडक्शन हुआ है वो करंट आउटपुट में क्या हुआ है, ऐड ऑन हो रहा है, देयर वैल्यू इज टू बी एस्टिमेटेड, उसकी वैल्यू क्या की जा सकती है। नमन भैया ऐसे तो फिर सर्विसेज की भी, मम्मी से पूछ के देखना, मम्मी कितने रुपए के बर्तन धोए आज, मैं पैसे कान के नीचे चमाट मारेगी ना खींच के, है ना, वो ऐसे वो एक लड़की बोलती है ना, कान के नीचे ऐसा मारूंगी चाटा, आगे तुम पता है फिर, ठीक है। शब्द इधर से उधर मत कर। हाँ हाँ, ओए चुप, नालायक। अबे बच्चे भी बैठे हैं भाई, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। वो पीछे देखो तो प्रॉब्लम होनी चाहिए, ऐसे मत कर, वो पीछे बच्चे बैठे हैं। भाई तुम्हें तो 1-2 मिनट तुम्हारी क्या स्ट्रेच करवा दो ना, तुम तो जान को जाते हो। ये लास्ट पॉइंट है, सुन लो बस, पढ़ाने दो। द वैल्यू इज टू बी एस्टिमेटेड, इन्हें ना इसलिए लेते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू को एस्टिमेट किया जा सकता है एज, सॉरी, और इम्प्यूटेड एज दे आर, कहाँ पे पढ़ रहा हूँ, पढ़ाने दो यार, डिस्टर्ब मत करो। मैं कहाँ पे था, इस वाले पॉइंट पे था ना, पूरा पढ़ता हूँ, 1 मिनट का टाइम दे दो बस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए खुद के लिए वो नेशनल इनकम में आएंगे एज दे कंट्रीब्यूट टू द करंट आउटपुट, क्योंकि वो करंट आउटपुट में एड ऑन कर रहे हैं। देयर वैल्यू इज टू बी एस्टिमेटेड, उनकी वैल्यू एस्टिमेट की जा सकती है, इसमें बता रहा था मैं कि ऐसे तो तुम बोलोगे कि जो मम्मी सर्विस देती है उनकी वैल्यू भी एस्टिमेट की जा सकती है, कान के नीचे चाटा लगेगा, ठीक है ना। और इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड का मतलब भी एस्टिमेटेड ही होता है कि उनकी वैल्यू को, जो गुड्स है गुड्स, जैसे वो एसी बोल रहा था मैं, एसी
एसी हमने अपनी फैक्ट्री में बनाई, तो एसी मार्केट में कितने का बिकता है। अब एसी कोई ना बोलेगी अच्छा खुद के लिए यूज करेंगे तो मेरी वैल्यू लगा रहा है। अबे एसी मार्केट में बिकती है भाई, तो उसकी वैल्यू को इंप्यूट किया जा सकता है, एस्टिमेट किया जा सकता है, एज दे आर नॉट सोल्ड इन द, कुछ गलत सा नहीं लग रहा है आपको? देयर वैल्यू इज टू बी एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड। यार रुक जाओ 1 मिनट, मेरे को देख लेने दो। ये नोट नहीं आएगा यहाँ पे, मैं तब भी इसीलिए कंफ्यूज हुआ था। आप भी पढ़ना है ना, नोट आ रहा है तो फिर वो, हाँ नहीं है, समझा नहीं आपको। देखो देयर वैल्यू इज टू बी एस्टिमेटेड, इनकी वैल्यू एस्टिमेट की जा सकती है, किसकी, गुड्स की, ठीक है ना, और इम्प्यूटेड मतलब वही एस्टिमेट की जा सकती है एज दे आर सोल्ड इन द मार्केट, की मार्केट में बिकती है। मम्मी की जो सर्विसेज होती है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ये गुड्स मार्केट में बिकते हैं, तो उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट में एसी कितने का बिकता है, वैसा। समझा क्या? मैं तभी भी पहले भी तो इसलिए कंफ्यूज हो गया था कि यार पता नहीं सेंस नहीं निकलती कि मैंने कहां से पढ़ दिया, मुझे ऐसा लगा था कि मैं सर्विस के लिए पॉइंट पढ़ रहा हूँ, जबकि उधर मैं सही था। ठीक है ना, अभी आपको समझा क्या? मैं सही कर दूंगा इसे। अरे ऊपर नीचे करने का ही गलत है यहाँ पे, बस नीचे मैंने कट कर दिया। अब बोलो सारा कुछ सही है क्या? जल्दीबाजी में इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, अच्छा होता मैं मना ही कर देता तुम्हें, ठीक है नहीं पढ़ा रहा, बाकी के पॉइंट कल पढ़ाऊंगा, मुझे पता है पढ़ाने नहीं दोगे आप। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतने, बाकी कल करते हैं, ठीक है।